Morning, my friends. My name is Swan Kumar Paroti. Swan Kumar Paroti, सहायक प्राध्यापक श्री रावतपुरा सरकारी विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमको ट्रेनिंग देना चाहिए और कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिसको ध्यान में रखकर हमको खिलाड़ियों को ट्रेनिंग प्रदान करना चाहिए। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेल प्रशिक्षक को भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रेनिंग सिस्टम एवं स्किल से ही खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन का विकास कर सकता है। इसलिए ट्रेनर पूरी लगन से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए ट्रेनिंग देता है। खिलाड़ियों को विभिन्न खेल कौशलों में प्रवीणता लाने के लिए खेल प्रशिक्षण कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत उपयोग करता है जो अनिवार्य है। मीन्स खेल प्रशिक्षण में जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसको ध्यान में रखकर जो कोच है, ट्रेनर है, वो अपने ट्रेनी को या फिर खिलाड़ी को कोचिंग प्रदान करता है जिससे कि उसका जो परफॉर्मेंस हो वो इंक्रीज हो और कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सके। स्पोर्ट्स में कुछ खेल वैज्ञानिक है जिन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे बैनरफील्ड व स्क्रोटर ने 11 प्रिंसिपल्स, मैटविएव ने 6 सिद्धांत व हैरर जनरल थ्योरी एंड मैथ्स ऑफ ट्रेनिंग में 7 सिद्धांत प्रदान किए हैं। इनका महत्वपूर्ण रोल है इस ट्रेनिंग में। आगे बढ़ते हुए अकॉर्डिंग टू हरदयाल सिंह जी के अनुसार खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक प्रिंसिपलों को ध्यान में देते हुए एक शैक्षणिक प्रोसेस है ये, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना हाई परफॉर्मेंस दे सके, इसके लिए तैयार करना प्लेयर को। फिर आगे बढ़ते हुए कुछ प्रिंसिपल पे डिस्कस करते हैं। पहला है प्राथमिक स्तर से प्रशिक्षण। खेल प्रशिक्षण व्यक्तियों या खिलाड़ियों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से ही देना चाहिए। जब भी कोच या ट्रेनर कोचिंग स्टार्ट करता है, चाहे वो न्यू बिगनर हो, मोस्टली हम न्यू प्लेयर्स पे डिस्कस करेंगे कि उसको किस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए। तो न्यू बिगनर पे बात करते हैं। तो न्यू बिगनर्स जो एथलीट है उसको किस प्रकार का जानकारी नहीं रहता, तो कोच को उसके फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल हेल्थ कैपेसिटी को मेज़र करने के बाद उसको जब ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए तो उसको जो लेवल फर्स्ट है, फर्स्ट लेवल से ही उसको ट्रेनिंग देना चाहिए प्राथमिक स्तर से, जाके वो उसको अडॉप्ट करे और उसका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है कि नहीं उसको चेक करते हुए वो जो ट्रेनिंग लोड है उसको इंक्रीज करे या फिर जो ट्रेनिंग है उसको आगे बढ़ाए। फिर है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बिना अवकाश के अभ्यास चलता रहता है। जब कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करता है तो बीच में अगर वो कुछ दिन के अवकाश में रहता है तो उसका जो मसल्स, जो क्षमताएं बढ़ी होती है, वो फिर से जो मसल्स का साइज है वो नॉर्मल हो जाता है और जो मसल्स है उसमें कड़ापन, टाइटपन आ जाता है। तो फिर से रिज्वाइन करता है अवकाश के बाद। तो वो जब स्टार्ट करता है अपना ट्रेनिंग सेशन तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है ट्रेनिंग में पहले, फिर से वो नॉर्मल रूप से अपना जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट करता है। इसलिए प्लेयर के जो ट्रेनिंग सेशन के बीच बहुत कम ही गैप होना चाहिए, ज़्यादा अवकाश गैप नहीं होना चाहिए। अगला है भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी के शारीरिक क्षमता और उसके प्रदर्शन के अनुसार भार को बढ़ाना चाहिए। प्रशिक्षण के अनुसार भार को क्रमबद्ध तरीके से अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रशिक्षण योजना के तहत देना चाहिए। मतलब शॉर्ट या दीर्घकालीन, अगर टूर्नामेंट बहुत दूर है तो दीर्घकालीन प्रशिक्षण के रूप में ध्यान देना चाहिए, और अगर कंपटीशन पास ही है तो उसको ध्यान में रखकर अल्पकालीन कुछ दिनों वाला ट्रेनिंग उसको प्रदान करना चाहिए। और साथ ही भार लोड की बात करते हैं तो जो लोड है, पहले है जो एथलीट को
ध्यान में रख कर कि किस प्रकार का लोड एथलीट अडॉप्ट कर पाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको लोड देना। जैसे फर्स्ट लेवल का उसको जब हम लोड देते हैं नॉर्मल लोड, जब वो अडॉप्ट करता है तो हम देते हैं, सेकंड लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा सा लोड फिर इंक्रीज़ करते हैं, उसको अडॉप्ट करने के बाद फिर धीरे से हम इंक्रीज़ करते हैं। साथ ही हम यह ध्यान रखेंगे कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, को कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसको भी ध्यान में रखकर हम भार को इंक्रीज़ करना चाहिए। खेल के अनुरूप तैयारी। प्रत्येक खेल कौशल और प्रशिक्षण अलग-अलग होते हैं। जिस खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसी खेल का कौशलों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया चाहिए। ये है खेल के अकॉर्डिंग। हमको जिस इस खेल के लिए वो ट्रेनिंग के लिए आया है, उसी खेल को हमको ध्यान में रखकर ट्रेनिंग चाहिए। हॉकी है तो हॉकी के अकॉर्डिंग, फुटबॉल है तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग, बैडमिंटन है बैडमिंटन का, तो उस खेल को ध्यान में रखकर, साथ ही उसके स्किल अ, को ध्यान में रखकर डेवलप करते हुए ही हम उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। अगला है उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षण। प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रशिक्षण आरंभ करने के पूर्व ही प्रशिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। जब हमारे पास कोई ट्रेनर आता है ट्रेनिंग के लिए, तो हाँ, तो को हमको किस प्रकार के उद्देश्य बनाना है इस प्लेयर के लिए, हाई, तो उसको पहले से ही सेट कर लेना चाहिए कि हाँ, मुझे इस प्रकार से उसको ट्रेनिंग देना है ताकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो। तो उद्देश्य पूर्व से ही निर्धारण कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से आयु, लिंग, क्षमता आदि से भिन्न होता है। व्यक्तियों की शारीरिक अनुकूलता व क्षमता आदि से भी अंतर पाए जाते हैं। अतः सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर प्रशिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए। संसार में जैसे कि अभी एक दूसरे से सब अलग हैं, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, मसल्स स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साथ ही जो क्षमताएँ हैं वो भी अलग है। अब लिंग की बात करें तो पुरुष के अकॉर्डिंग हमको अलग ट्रेनिंग देना चाहिए, महिलाओं के अकॉर्डिंग कोई एज के अकॉर्डिंग भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कि हमको इस एज के बच्चे को इतना ट्रेनिंग देना चाहिए, फिर ये गर्ल्स के लिए अलग लागू होगा। तो हमको व्यक्तिगत जो भिन्नताएँ हैं, जो डिफ़रेंस है, उसको ध्यान में रखकर हमको ट्रेनिंग प्रदान करना चाहिए। सामान्यीकरण एंड विशिष्टीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार खिलाड़ी की तैयारी का कुछ हिस्सा सामान्य और कुछ हिस्सा विशिष्ट तैयारी का होता है। सबसे पहले जैसे कि हम नॉर्मली स्पोर्ट्स में देखते हैं, हम जनरल वार्म अप करते हैं, तो ये क्या हुआ, सामान्यीकरण। हम उसकी खेल के बेसिक चीज़ों को सीखना। पहले हम जो आते हैं नए नए प्लेयर, उसको फिर बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, फिर उसको एक जो स्पेशल चीज़ है जैसे स्किल, टेक्निक, उसको टीच करना। जब वो बेस बन जो बेस है, ये बेसिक चीज़ें हैं, जब उसको नॉलेज ले लेता है, तो उसका बेस जब बन जाता है, तो हम उस गेम से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उसको उस ट्रेनिंग में शामिल करना और उसका जो स्किल है, उसको डेवलप करना। सुनियोजित क्रमिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शारीरिक शिक्षक, स्पोर्ट ट्रेनर और प्रशिक्षक को खिलाड़ी के सम्मुख उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर प्रदर्शन सुधार कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। सुनियोजित क्रमिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षक है, जो ट्रेनर है, स्पोर्ट ट्रेनर या फिर जो कोच है, खिलाड़ियों के सम्मुख उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि हाँ, हम आपको इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना, सुनियोजित कार्यक्रम सुनियोजित, और उसको सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में बनाना, और उस सीक्वेंस को के अनुसार ही आधार पर उस सीक्वेंस को ध्यान में रखकर ही हम ट्रेनिंग देना, जिससे कि जो खिलाड़ी है, एथलीट है, उसके जो परफॉर्मेंस हो इंक्रीज हो, उसको ध्यान में रखकर ही हमको तैयार करना चाहिए। अगला है सहभागिता का सिद्धांत। प्रशिक्षक प्रशिक्षक के प्रशिक्षण के दौरान यह देखते हैं कि खिलाड़ी बताए गए आदेशों का पालन कर रहा है या नहीं। इस आधार पर प्रशिक्षक खिलाड़ी के व्यक्तिगत रुचि व्यवहार को परखने के बाद अलग प्रशिक्षण देना। सहभागिता का सिद्धांत। जब कोच अपने एथलीट को या खिलाड़ी को बताता है कि आपको इस प्रकार की ट्रेनिंग करना है, और उस चीज़ को ध्यान देना,
कि वो जो एथलीट है या खिलाड़ी है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक हम उसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके साथ सहभागिता नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ का हमको नॉलेज नहीं मिलेगा। उसकी रुचि है कि नहीं, उसका बिहेवियर कैसा है उसके प्रति, इस चीज़ को ध्यान में देना। इसलिए सहभागिता के सिद्धांत, जब तक कोच स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के साथ या एथलीट के साथ भाग नहीं लेता, तब तक उसके साइकोलॉजिकल रूप से क्या है उसके मन में, उस चीज़ को नहीं जान पाएगा। जानने के बाद वो फिर से उस चीज़ को अगर जान लेता है तो फिर अगला प्रशिक्षण देना, ताकि उसके जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो। चक्रीय अवधि का सिद्धांत, इसके अनुसार खेल प्रशिक्षक के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण अवधि वैज्ञानिक तरीके से चक्रीय अवधि में विभाजित कर दिया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। माइक्रो चाइक चक्र, जिसको माइक्रो साइकिल भी बोला जाता है, ये 3 से 7 दिन का होता है। मेजो साइकिल, ये 3 से 6 सप्ताह का होता है। मैक्रो साइकिल, ये 3 से 12 माह का होता है। यह वर्षीय चक्र भी साइकिल होता है, जिसके थ्रू ओलंपिक की तैयारी, अदर अदर बहुत बड़े इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट की तैयारी किया जाता है। निष्कर्ष पे हम आते हैं, अगर इस सिद्धांतों को ध्यान में रखकर जो खेल प्रशिक्षक है या कोच है, या ट्रेनिंग दिया जाता है, तो खिलाड़ी के प्रदर्शन व क्षमताओं में वृद्धि होगा। क्योंकि हम उसके सब कुछ चीज़, जो कंपोनेंट हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर, इस चीज़ को हम ध्यान देकर और इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर रूप से, तो उसके क्षमताओं में, साथ ही जो उसका उसका जो परफॉर्मेंस है उसमें अवश्य ही बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद।